बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उस काउंटडाउन में सभी दल, विपक्ष एक तरफ तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, अलग अलग दल अलग अलग सुर में बोल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं पर किसी भी एक मुद्दे पर ऐसा लग नहीं रहा है कि एक छत के नीचे एक मंच पर एक साथ सभी दल दिखाई देंगे। यात्राओं का दौर ऐसा लग रहा है कि देश में शुरू हो चुका है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तस्वीर देखने में आई, जब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख अखिलेश यादव पदयात्रा पर निकल पड़े। बिना किसी पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ये पदयात्रा थी। उन्होंने सीधे तौर पर आज, क्योंकि पहला दिन था विधानसभा सत्र जो शुरू हुआ है, वहां तक उन्होंने पदयात्रा निकाली। अलग अलग मुद्दों पर महंगाई का एक मुद्दा दिया, बेरोजगारी का मुद्दा दिया, कानून व्यवस्था का मुद्दा दिया। ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिन पर राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो ममता बनर्जी अलग सुर में एक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बात कर रही हैं। वो सीधे तौर पर एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार लगातार दिल्ली की दौड़ लगा ही रहे हैं। वो अपने आप को सभी दलों का एक नेता के तौर पर देखने के लिए सबको थोड़ा सा बाध्य कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो अलग अलग सुर में अलग अलग तरीके से जो यात्राएं चल रही हैं, कहीं पदयात्रा तो कहीं दिल्ली दौड़, इन सब का हश्र क्या होगा? आखिर किस तरह से सभी अपने अपने दलों के जो नेता हैं वो खुद को एक चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए कोशिश में लगे हैं या अपनी पार्टी का उद्धार करने के लिए, रिवाइवल के लिए ये पॉलिटिक्स चल रही है? आज जरा करेंगे इसी पर चर्चा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन बड़ी खबरों पर जो इस मुद्दे पर, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनसे जुड़ी रही। तो पदयात्रा से लेकर सत्ता तक ये मुद्दा लगातार दिखाई दे रहा है इस वक्त देश में। 1977 में इंदिरा गांधी ने बेलछी की एक यात्रा की थी, उसके बाद कई सारी यात्राएं हुई। चंद्रशेखर ने यात्रा निकाली, उसके बाद हमने देखा कि दक्षिण भारत में भी अलग अलग तरीके से यात्राएं निकली। और इस वक्त अगर यात्राओं की बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा है। और उसी तर्ज पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने भी कई यात्राएं निकाली, अखिलेश यादव ने आज पदयात्रा निकाली। और दूसरी तरफ ये जो हम आपको यात्राओं का पूरा एक लेखा जोखा बता रहे हैं, ये चंद्रशेखर की यात्रा का है। 1985 में राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। और इसके अलावा वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 2 महीने की पदयात्रा की थी। ये भी एक यात्रा थी जो बहुत सुर्खियों में रही। 2007 में ममता बनर्जी ने सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी। तो यात्राओं का जो दौर है वो कोई नया नहीं है, ये लगातार चल रहा है देश में। 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी एक यात्रा निकाली थी, 1700 किलोमीटर की वो एक यात्रा थी जो चंद्रबाबू नायडू ने निकाली थी। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने 2017 में 6 महीने की नर्मदा यात्रा की थी, जो कि इस वक्त इस यात्रा के, जो राहुल गांधी की यात्रा है, उसके भी सबसे अहम चेहरे के तौर पर है जगन मोहन रेड्डी, जिनकी यात्रा के बारे में हमने बताया कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने किस तरह से ये यात्रा निकाली थी। तो ये तमाम वो यात्राओं का दौर रहा जो अब तक देश में चलता रहा। नीतीश कुमार ने साल 2005 से लेकर 21 तक लगभग 12 यात्राएं निकाली। अलग अलग तरीके की छोटी छोटी यात्राएं थी, 12 यात्रा लगभग उन्होंने भी निकाली थी इस दौरान 2005 से 21 तक। उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र में महाप्रबोधन यात्रा निकालने वाले हैं। पूरे राज्य भर में वो जाएंगे, जगह जगह जाकर लोगों से मिलेंगे। अभी तक ये आरोप उन पर लगते रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तब वो किसी से मिलते ही नहीं थे। उसी तरह आदित्य ठाकरे की इस वक्त एक शिव संवाद निष्ठा यात्रा भी चल रही है, जिसमें वो भी युवाओं को मोर्चाबंदी के तहत उनके साथ एक मेलजोल बढ़ाने के लिए यात्रा उनकी तरफ से चल रही है। तेजस्वी यादव ने भी 2018 से 20 के बीच में 3 यात्राएं निकाली थी। उसके बाद भी उनको एक यात्रा निकालनी थी, धन्यवाद यात्रा, लेकिन वो यात्रा का भविष्य कुछ दिखाई नहीं दिया। और राहुल गांधी 150 दिन की अपनी ये भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कर रहे हैं। तो ये वो यात्राओं का पूरा दौर रहा, जो इतिहास तो इनका रहा ही है, लेकिन इस वक्त जैसे जैसे 2024 सबके निशाने पर है, 2024 में सबके अलग अलग गुट बनने वाले हैं और बन भी रहे हैं, उस दौरान ये यात्राओं का दौर। अब जरा एक बार देख लेते हैं कि आज की जो एक बड़ी खबर रही वो थी
कि किस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान सामने आया है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज अपने सारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, युवा नेता थे, उनके साथ में वो धरने पर बैठ गए लखनऊ में, और विधानसभा तक वो जाना चाहते थे पैदल मार्च करते हुए, लेकिन ये कहा गया कि क्योंकि कोई भी उन्होंने परमिशन नहीं मांगी थी, कोई इजाजत नहीं मांगी थी, और इसीलिए इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई। तो जरा एक बार देख लेते हैं आज सुबह से अब तक क्या क्या बयान रहे, क्या क्या बयान सामने आए, उन सब पर एक बार एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ कर के और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है? किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेसन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। उन्हें बेरोजगार कर दिया है और वह रोजगार खोज रहे हैं, जो रोजगार है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, मुद्दा विहीन है, नकारात्मक राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी ये ड्रामा पार्टी है, ये ड्रामा कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर के ये सड़क पर दबती दिखाने आ रहे हैं, सरकार इनकी थी 4 बार ना, तो 4 बार की सरकार में क्या इन्होंने उस पर पहल की? वोट लेने के लिए शगुफा छोड़ते हैं। तो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से जो पैदल मार्च निकालने की कोशिश हुई, पद यात्रा का उसको उन्होंने नाम दिया, उसको लेकर बीजेपी और सपा में ठन गई और उसके बाद से लगातार बयान सामने आए। चलिए अब अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल सीधे इस वक्त 5 की पंचायत में जुड़ गया है। मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जयराम विप्लव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आज कुछ अहम बात वो करने वाले हैं, कांग्रेस की तरफ से बात करेंगे हमारे साथ विवेक सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं और लगातार इस मंच पर वो जुड़ते रहे हैं। हमारे साथ परिमल कुमार जी भी हैं, जो कि बात करेंगे जेडीयू की तरफ से, प्रवक्ता है जेडीयू के, और हमारे साथ कुछ इस पलों में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनके प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा सुरेंद्र जी, मुस्कुराहट का राज आज क्या है? मतलब यात्रा अच्छी चल रही है आप लोगों की, मुस्कुराहट इतनी? रीमा जी देखिए, जब एक इतना अच्छा विद्वान पैनल हो, आप जैसा प्रस्तोता हो जो निरपेक्ष भाव से बात रखने देने की बात करता हो, तो निश्चित तौर पर मुस्कुराहट आई जाती है। वरना तो आज की डेट में कोई बात रखने कहाँ देता है। कम से कम आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि यात्राएं चल रही हैं, आप कह रहे हैं इस बात को कि सारे लोग अपने अपने तरीके से नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हो इस तरीके से कि महंगाई को मुद्दा सब लोग बना रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हो कि हाँ, ये यात्राएं कहीं ना कहीं, चाहे चंद्रशेखर जी की यात्रा हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी साहब की यात्रा हो, चाहे राजशेखर रेड्डी साहब की यात्रा हो, सभी यात्राओं ने कहीं ना कहीं कुशासन के अंत को करने का काम किया था। तो उसी तरीके से अगर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या अखिलेश यादव जी की कोई या अन्य प्रतिपक्षी किसी भी दल की कोई भी यात्रा चल रही है जो देश के अच्छाई के लिए चल रही है, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए चल रही है, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए और स्वागत मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप मुस्कुरा रही थी, ऐसे अगर जयराम विप्लव साहब भी मुस्कुराते तो और अच्छा लगता। हम तो एक चीज कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, संवैधानिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी बात कहने का सड़क पर हक है। अगर मीडिया नहीं दिखाना चाहता कोई बात नहीं, तो हम सड़क पर चले जाते। तो लेकिन अब जब ये यात्राएं निकल रही हैं तो पहले 10 दिन 12 दिन में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहा इन यात्राओं को लेकर के। कभी टी शर्ट के हमारे दाम बताए जाने लगे, कभी बताए जाने लगे कि साहब वो बच्चों को लेकर के चल रहे हैं, कभी बताए जाने लगे कि साहब कंटेनर इतने करोड़ रुपए का है। मुद्दे की बात नहीं बताई जाने लगी,
और चीते की दहाड़ बताई जानी चाहिए लगी, जबकि चीता म्याऊं म्याऊं करता है बिल्ली की तरीके से। तो ये बिल्ली की मिमियाहट वाले नेता आज जनता के बेरोजगारी पर, जनता के महंगाई पर, चीन की सीमा सुरक्षा पर और अन्य विरोधी मुद्दों पर, रुपए की कमजोरी पर, पेट्रोल और डीजल के एक्साइज पर या तेल की और बाकी चीजों की महंगाई पर जब चुप रह करके यात्राओं पर प्रश्न उठाते तो निश्चित तौर पर मुस्कुराहट हो। जयराम जी, ये मुस्कुराहट जो है वो बीजेपी के चेहरे पर देखना चाहती है कांग्रेस, और आपके चेहरे पर तो आई चेहरे पे देखना चाहते हैं। जयराम जी के चेहरे पे तो आ गए, तो अच्छे इंसान। कांग्रेस को आवश्यकता भी है 70 वर्षों तक सत्ता के शुगर से जो राजनीतिक मधुमेह का शिकार हो गई है पार्टी, उसको यात्रा में पैदल घूमने की भी आवश्यकता है। और आज राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा में उन्होंने कितने विषय उठाए, किन मुद्दों पर बातचीत की, ये भी देखने की आवश्यकता है। वो नफरत फैला रहे या प्रेम बांट रहे, ये भी देखने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर देखें तो पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा नजर आती है, क्योंकि उनको किसी न किसी तरह से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना है। पार्टी के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है उसमें, और विपक्ष के तमाम अन्य दलों को भी संदेश देकर साधने की कोशिश है कि कांग्रेस का जनाधार थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आप हमको रखिए। अब मैं 2 बयान का जिक्र कर देता हूँ। इनके नेता जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर किसी प्रकार का गठबंधन करना मूर्खों के स्वर्ग में टहलने जैसा है, ये इनका एक बयान है। उधर शरद पवार साहब कहते हैं कि उत्तर भारतीय लोगों में महिला आरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है, तो भारत को बांटना, भारत को तोड़ना, उसकी सारी कवायद विपक्ष के तमाम बयानों से दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार जी अलग ही ताल ठोक रहे हैं, जो 17 वर्षों से कभी विधानसभा का उन्होंने मुंह नहीं देखा, 18 साल से जनता के बीच किसी भी चुनाव में खुद लड़ने नहीं पहुंचे, बैकडोर की राजनीति कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम भी ताल ठोक रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं। पहले तो 3 उपचुनाव है बिहार में, उसमें से किसी एक से लड़कर जनता का आशीर्वाद ले ले, ताकि लोगों को पता चले कि 2-2 हाथ करने का दम रखते हैं नीतीश कुमार जी। ममता दीदी की वही हालत है। तो पूरा विपक्ष अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार में जेल जाने से बचने के लिए, ठीक है, और अपने परिवार बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। विप्लव जी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी, थोड़ा सा सिग्नल शायद वीक है, थोड़ा उसको भी दुरुस्त कर लीजिए आप, आपके एंड पे सिग्नल्स ठीक नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी, सिग्नल खराब होते रहेंगे। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो बात विप्लव जी ने भी कही है, वो बात आपने बहुत सारे ये फोटोग्राफ्स का तो जिक्र किया, लेकिन आपने उस फोटो को क्यों मिस कर दिया जिसमें आपने संघ के साथ में जो फोटो जो डाला था आग लगाते हुए देश में, एक वो फोटो भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते। बेरोजगारों का जो युवाओं के साथ में जो फोटो आया राहुल गांधी जी का, उसकी पोल भी सोशल मीडिया पर खोली कि किस तरह से इतने महंगे घड़ी, इतने महंगे गाड़ी और सब में चलने वाले, और उसका तो एक लड़की जो साथ में खड़ी है उसका पूरा प्रोफाइल सामने आ गया कि वो एक कंपनी में मैनेजर की भूमिका में है। तो ये जो तस्वीरें पोल खोल रही हैं, बीजेपी का आरोप है, ये तस्वीरें कुछ और भी तो कह रही हैं। फिर होता क्या है ना रीमा जी, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता के हाथ में की घड़ी या उसकी प्रोफाइल तो दिख जाती है, हमारे कार्यकर्ता का तो सब उसको दिख जाता है। उसको ये नहीं दिखता कि गांव का जो अग्निवीर लड़का है, जो लाखों की संख्या में आ रहा है और मात्र 2500 की आप उसको नौकरी दे रहे हैं, 2500 नौकरियां दे रहे हैं आप उनको, उसको वो लड़का नहीं दिखाई दे रहा है कि जो पूरा 22 करोड़ एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर डाली और संसद खुद कह रही है कि 7.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं। उनको ये वो लड़के नहीं दिखाई दे रहे हैं जो करोड़ों की संख्या में आज की डेट में एस्पिरेंट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। इनको क्या दिखाई देता है? राहुल गांधी की घड़ी दिखाई देती है, अरे सुनिए भाई, सुनिए, राहुल गांधी की घड़ी की बात नहीं हो रही थी। राहुल गांधी के साथ बैनर पोस्टर लेकर जो युवा दिख रहे थे उनकी घड़ी की बात हो रही थी। आइए ना, हम उस पर भी बात करते हैं। हम तो सब पर बात करते हैं, हम तो खुले हैं। हम कोई जयराम विप्लव जी की तरीके से थोड़ी है
कि जो आल पटाल बोलेंगे, आप सवाल कुछ पूछेंगे, आपको बीच में उनके बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं है कि भाई क्या नाम सारी चीजें। फिर वही बात सुरेंद्र जी, फिर वही बात, ये हिम्मत और ये सब क्यों? अगर सवाल आएगा तो पूछूंगी नहीं आपसे। हाँ बिल्कुल, अरे हमसे तो पूछिए, हम तो जब सत्ता में रहेंगे। यात्रा तो आपकी चल रही है ना सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी यात्रा आपकी चल रही है तो सवाल भी तो आप ही से पूछेंगे। बीजेपी जब यात्रा निकालेगी उनसे भी पूछ लेंगे। क्यों यात्रा, क्यों आपको बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? आपके घर में बेरोजगार नहीं है, आपके घर में सब लोगों को रोजगार मिला हुआ। तो बेरोजगारी पर ही तो सवाल है कि ये कैसे बेरोजगार है जो एप्पल का फोन लेकर चल रहे हैं इतना महंगा, एसयूवी में चलते हैं ये बेरोजगार। नहीं, आपको यही समस्या हो रही है। मैं कह तो रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं से आपको समस्या है, हमारे कार्यकर्ताओं से आपको समस्या रहे। मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? रीमा जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकती हैं। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता के पास एप्पल का क्या नाम वो है, और मेरे पास भी है, ये भी देख लीजिए, ये एप्पल का ही है। ठीक है ना? ठीक है, ये ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरे कार्यकर्ता के पास अगर घड़ी है, मेरे कार्यकर्ता के पास अगर घड़ी है तो इसका मतलब क्या देश का युवा बेरोजगार नहीं? मेरे कार्यकर्ता के पास अगर क्या नाम एक बहुत बड़ा ब्रांडेड टी शर्ट है तो क्या देश में जो है महंगाई नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 10 लाख रुपए का क्या नाम वो कर रहे हैं, वो चाय बनाने वाले लोग जो है? ठीक है सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, फिर वो जेडीयू के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेरोजगार नहीं, ये कहना? ठीक है सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं जरा जेडीयू के पास भी चलूंगी। एक मिनट जवाब ले लेते हैं ना, आपने आंकड़ों पे बात की, जरा आंकड़े सुन लेते हैं। जयराम जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अब इनके यहाँ पर सुन लीजिए। अब मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ, आपने कहा बीजेपी से सवाल नहीं पूछते, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ। सुरेंद्र जी ठीक है सुरेंद्र जी बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रही हूँ सुरेंद्र जी, धैर्य थोड़ा सा। कार्यकर्ता जयराम विप्लव का भाई बेरोजगार नहीं है। अच्छा पूछ लेते हैं धंधा कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, आपकी तरह नहीं है, धंधा ही कर रहा है, राजनीतिक बेरोजगार है। मेरे भाई ने राहुल गांधी की तरह देश को लूट कर तो मेरे देश का बच्चा बनने को परेशान है। आप धंधेबाज हो। आपका भाई धंधा करेगा और मेरा भाई अग्निवीर भी नहीं बनेगा। मेरा भाई अग्निवीर भी नहीं बनेगा। आप सुरेंद्र जी एक एक करके बात करते हैं। सुरेंद्र जी बीते 8 सालों में 3 में हमारे शासन में 70,000 स्टार्टअप कंपनियां बनी है। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत आज 2022 की तिमाही में 4.5% का विकास दर हासिल कर चुका है, और आप इतनी जनता में आपकी विश्वसनीयता नहीं बची है, अडानी और भरोसा नहीं है। आज जनता जानती है कि भारत में अगर आजाद समस्या है उसका एक व्यक्ति के पास भारत का नेतृत्व करना है। चलिए सुरेंद्र जी और विप्लव जी, सुरेंद्र जी एक विप्लव जी और सुरेंद्र जी दोनों की आवाज एक साथ आ रही है। विप्लव जी एक मिनट, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी और विप्लव जी आपको रोकूंगी मैं, जरा 1 सेकंड के लिए आपको रुकना होगा। आप दोनों की आवाज इतनी ज्यादा मर्ज हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। एक एक करके बात करेंगे तो शायद 1 मिनट। चलिए ठीक है सुरेंद्र, मैं वही बता रही हूँ। सुरेंद्र जी आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप इस तरह से बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जयराम जी एक मिनट सुरेंद्र जी और जयराम, एक सेकंड देखिए, और भी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इस बहस में हम सबको थोड़ा समय देते हैं ना। आपने मेहमान को समझाइए ना जो मेरे समय में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, एक एक करके बात करेंगे और मेरी गुजारिश है। चलिए ठीक है मेरी गुजारिश दोनों से ही है कि सब लोग अपने अपने टर्न पर बोले। एक बार जरा मैं, चलिए ठीक है मैं एक मिनट परिमल जी को अब बहस में लेकर आना चाहती हूँ। परिमल जी
यात्रा की बात है, लेकिन हम नीतीश कुमार की जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वो यात्रा कौन सी यात्रा है? दिल्ली दौड़। अगर आप अभी देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, पटना, सिवान, वैशाली, तमाम जगहों पर, और निशाने पर कौन है? पुलिस है। कभी पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है, कभी पुलिस को धमकाया जा रहा है, और जो लोग धमका रहे हैं वो आरजेडी, जेडीयू, कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं। तो ये किस तरह का राज चल रहा है और किस तरह से मुख्यमंत्री नदारद हैं और ढूंढ मची हुई है उनकी कि हमें बचा लो कम से कम जंगल राज से। परिमल जी। हाँ, आवाज आ रही है ना? जी जी जी। देखिए, ये काफी गंभीर मुद्दा है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो दिल्ली प्रवास किए और आपने कहा कि दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, इस तथ्यों के गंभीरता को समझे। भारत अभी स्वतंत्रता के पश्चात सबसे गंभीर संकटकालीन दौर से गुजर रहा है। प्रत्येक फ्रंट पर बीजेपी सरकार असफल रही है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या वैदेशिक मामला हो, या बेरोजगारी का मामला हो, या कानून व्यवस्था का मामला हो, या महिला सुरक्षा का मामला हो। ये सभी मुद्दे पर बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से असफल साबित हुई है। और हमारे आदरणीय नेता ने इसलिए दिल्ली यात्रा की थी कि सभी दलों के बीच और लोगों को यह जो बीजेपी के शासनकाल का जो काला सच है उसके प्रति जन जागरूकता उत्पन्न किया जाए, लोगों को बतलाया जाए। क्योंकि बीजेपी जिस तरह अपने चारों ओर आडंबर फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, उन सभी तथ्यों को उजागर करने की आवश्यकता। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि बिहार में कानून व्यवस्था, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि एनसीआर भी एक संस्था है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, और उसके रिसेंट रिपोर्ट जो आए हैं उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी दर 64.5% है। गोलीकांड पर जवाब दीजिए। आधे से भी कम, मतलब 30.2% महिला। परिमल जी आंकड़ों में मत उलझाइए, आंकड़ों में मत उलझाइए आप। फिर आप जो दिखाई दे रहा है, हर रोज जो घटनाएं हो रही हैं उन पर बात करते हैं, जरा आंकड़ों में मत उलझाइए आप। फिर आप देखिए एक और भी एक महत्वपूर्ण एनसीआर का रिपोर्ट यह भी है, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ कन्विक्शन रेट मिनिमम है। जैसे उदाहरण के लिए आसाम में कन्विक्शन रेट 5.6% है, जबकि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जैसे मिजोरम है वहाँ 97% ऑलमोस्ट कन्विक्शन रेट। और आपको बता दें कि कन्विक्शन रेट, मैं आंकड़ों में जाना ही नहीं चाहती परिमल जी, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती। तो तीसरी बात कि जैसे भुखमरी की समस्या भारत में है या बेरोजगारी की समस्या है, भारतीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में बेरोजगारी पिछले 45 साल के रिकॉर्ड। अरे सर, मेरा सवाल कुछ और था परिमल जी, फिर आप उलझा रहे हैं, फिर आप मुद्दा भटका रहे हैं। नहीं, वास्तविक स्थिति बतला रहा हूं। नहीं, वास्तविक स्थिति ठीक है, आपके ये नेशनल लेवल के मुद्दे ठीक है, आप लोग इस पर पूरा घेराव कीजिए, आप इसको मुद्दा बनाइए, लेकिन फिलहाल जरा बिहार में भी बात करनी पड़ेगी। करदाताओं के पैसे से, लेकिन एक भी प्रभावी ट्रेड एग्रीमेंट सरकार नीतीश कुमार जा रही है। चाइना हमारे निकट पहुंचता जा रहा है, उसको रोकने में सक्षम नहीं है। चलिए ठीक है, जो हमारा परंपरागत मित्र था रूस, है ना, वो पाकिस्तान के नजदीक चला जा रहा है। अरे पाकिस्तान कहाँ से बीच में आ गया सर? मैं पटना की बात कर रही हूँ, आप पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। पटना में आप, मैं वैशाली की बात कर रही हूँ, आप पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सुशासन का आधार जीरो टॉलरेंस अच्छा चलिए ठीक है। और अभी जो घटना हुई है 48 आवर्स में पुलिस ने सभी अपराधियों को ठीक है परिमल जी, एक मिनट रोकूंगी आपको। परिमल जी मैं आपको रोकूंगी एक मिनट। जयराम जी और परिमल जी एक सेकंड परिमल जी एक मिनट। जब आप परिमल जी एक मिनट। बिहार के कानून व्यवस्था की बात क्यों उठाते हैं? आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें ना। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जयराम जी और नहीं है परिमल जी एक सेकंड, हमारे साथ एक और प्रवक्ता जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज का दिन जो है जिसकी हमने शुरुआत की शो की, लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई थी, फखरुल साहब जिस तरीके का मार्च निकला अचानक से, आज जो भी बात रखनी थी, विधानसभा किसके लिए बनती है, संसद किसके लिए है कि आप जाकर अपनी बात रखिए, जो भी मुद्दे हैं जनता के हित से जुड़े हुए सरकार के खिलाफ वो सब फोरम में जाके रखिए। लेकिन आज जिस तरह से सड़कों पर दिखाई दिया, उसके पीछे क्या मंशा थी आपकी? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी
तो सरकारें आवारा हो जाएंगी। आज समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए एक एक करके हाँ। चलिए 1 मिनट फखरुल जी। सड़क से पार्टी ऑफिस से विधानसभा जाना चाह रहे थे। अगर कोई निर्वाचित सदस्य है जो आप पैदल चल के जाना चाहता है, साइकिल से जाना चाहता है, मोटरसाइकिल से जाना चाहता है, बैलगाड़ी से जाना चाहता है, तो ये सरकारें डरती क्यों हैं? जब हम सड़क पे नहीं आते तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आप एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, आप एसी के कमरे में बैठ गए। जब हम निकलते ये बीजेपी ने नहीं कहा था, आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा था जा रहे हैं फखरुल जी। तो हाँ जी आप ही के पार्टी के एक नेता ने कहा था ये एसी वाला डायलॉग। हाँ उनके बयान जरा सुन लीजिए। चलिए बीच में टोका टाकी मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपनी बारी पे बोलिए तो अच्छा लगेगा। शुरुआत कर दी तो पूरी डिबेट में ये चलेगा ही नहीं अच्छा चलेगा नहीं किसी ने शुरुआत नहीं की, ऐसे नहीं तो मैं क्यों चलेगा? ठीक है सही है। नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। एक एक करके बात करें। नहीं अच्छा ठीक है ये नहीं बच्चों जैसे नहीं। फखरुल जी अभी जुड़े हैं, जरा उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में आती हूँ। मैं आती हूँ आपके पास। फखरुल जी आप अपनी बात पूरी करें। ये घोटालेबाज नहीं है, ये भारतीय समाज को अंधेरे में करते हैं, है ना? ये धार्मिक आधार पर अपनी राजनीतिक देखना चाहते हैं। इन्होंने घोर रूप से भारत में मानवाधिकार संरक्षण कर रखा है और प्रत्येक खर्च पर आप समझिए भारत सरकार ने 140 लाख करोड़ कर्ज दिया है। ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, आप सभी प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टी के, आप सभी लोग वरिष्ठ प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टी के, ये तरीका ठीक लग रहा है क्या? आप सबको ये तरीका ठीक लग रहा है? वो डाइवर्ट करने का नहीं आप देखिए मैम, जयराम विप्लव जी ये तरीका ठीक लग रहा है आपको? नहीं ठीक है, लेकिन आपने कहा कि यात्रा का महत्व क्या कार्य है? देखिए इस तरह से जो दर्शक इस शो को देख रहे हैं बीजेपी के वो सब किस तरह की छवि बनाएंगे आप सबकी सोच लीजिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। राजपूत बोलते रहे, आप उनको रोक नहीं पाए और आप मुझे कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से शांत बैठे हैं जयराम जी, और ये तरीका ठीक नहीं है ना? नहीं अच्छा ठीक है ये झूठे लोग हैं, सत्ता को घूमते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। परिमल जी नॉन स्टॉप मत बोलिए। मैंने समाजवादी पार्टी से एक सवाल किया था, एक बार जरा उनको सुन लेते हैं। 1 मिनट चलिए ठीक है फखरुल जी बताएं अपनी बात पूरी। देखिए हम विधानसभा अगर पैदल जाना चाहते थे तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या थी? हम अपनी बात ही कहना चाहते थे। हम अगर गरीब की, किसान की बात को लेके सड़क से जाना चाहते थे, हम जनता के बीच से होके जाना चाहते थे विधानसभा, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या थी? अरे बीजेपी को लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है सर। अब रोकिए जरा। बीजेपी को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। देखिए हमने अपनी बात कहने के लिए, हम लोग लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं, हमने अपनी बात सड़क से शुरू की है और लगातार 5 साल हम सड़क पे ही रहेंगे। हम जनता के बीच से चुन के आए थे, हम जनता के बीच ही रहेंगे। अगर हमें किसान की बात करनी होगी, नौजवान की बात करनी होगी, महंगाई की बात करनी होगी, तो हम इसी सड़क से शुरू करेंगे और विधानसभा तक जाएंगे। ये आज शुरुआत हुई है और 5 साल फखरुल जी ठीक है आपकी बात समझ गई। ठीक है फखरुल जी आपकी बात समझ गए। आप लोग अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन जब विधानसभा का, संसद का सब सत्र चल रहे होते हैं तो उसका एक डेकोरम होता है ना। उस इलाके के आसपास धारा 144 लगी होती है, वहां पर किस तरह से जाना है, अगर कोई धरना देना है या इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पैदल मार्च करना है तो पहले पुलिस को इत्तला करनी पड़ती है। क्या आप लोगों ने की थी, परमिशन ली थी? देखिए ये पहले से ही तय था। अगर हमें सदन जाना है तो आप ये सदन में चुने हुए सदस्य हैं, क्या वो विधानसभा नहीं जाएंगे? अरे ऐसे जाते हैं फखरुल जी, ऐसे जाते हैं क्या? जो तस्वीरें देखिए आप, ऐसे जाते हैं होर्डिंग लेकर विधानसभा में जाने का ही तरीका होता है? नहीं बिल्कुल, विधानसभा में हम बिल्कुल जो बैनर पोस्टर लेकर हाथों में तख्तियां लेकर जाते हैं क्या इस तरह से?
विधानसभा में आपने हाथों में तख्तियां देखी होंगी, एक बार नहीं सारे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, देश की दूसरी विधानसभाओं में, संसद के अंदर भी हमने तख्तियां लेके गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि आज हम तख्तियां लेके जा रहे हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कमजोर और डरी हुई सरकार है। जब हम सड़क पे आते हैं ये डर जाते हैं, चलिए ठीक है, बताते हैं कि 151 लगी हुई है। ओके, तो देखिए लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। ठीक है जयराम जी, अगर वो विधानसभा जाना चाह रहे थे तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं था कि उनको रोका जाए। जयराम जी, जब कोई कारण ही नहीं था रोकने का, और ये परंपरा है ऐसे, हालांकि इतने समय से हम भी संसद कवर कर रहे हैं, परंपरा मैंने देखी नहीं थी, लेकिन हो सकता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस तरह की कोई परंपरा हो। शुरुआत आपने किया, उत्तर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है जयराम जी, अपनी बात कहिए। नहीं, बदतमीजी के लिए अगर मशहूर है जयराम विप्लव, तो फिर वो मशहूरी कायम रहे। नहीं छोड़िए ये सब। अगर आप इस तरीके की मुद्दे पर रहते हैं ना सर, सुरेंद्र जी मुद्दे पर रहते हैं, इस तरीके की छेतरिंग रीमा जी आप नहीं मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। जयराम जी इनके नेता को फेंकू कहें, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेशर्मी के लिए खुद। जयराम जी ऐसे तो पूरा 1 घंटे का शो फिर ऐसे ही निकल जाएगा ना, अगर यही है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, फिर हमने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है ना। वो चुप है, चलिए अब वो चुप है, अब वो चुप है। खाली ज्ञान आप दोगे, प्रोफेसर लगे हो। कोई बात नहीं रीमा जी, खराब हो गया है। सुरेंद्र जी प्लीज, जयराम जी अपनी बात करें, जयराम जी अपनी बात करें, सुरेंद्र जी प्लीज 1 मिनट, जयराम जी अपनी बात करें। लोगों को ये कहेगा मैं ज्ञान। अच्छा ठीक है, हो गया ठीक है। नहीं एक सेकेंड नहीं, चलिए सुरेंद्र जी, देखिए सुरेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी कहा था एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, सबको फोरम दीजिए ना बोलने का, ऐसे हाईजैक मत कीजिए। राहुल गांधी पास आते ये सत्ताधारी दल में हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र गए थे ना, ज्यादा दिन थोड़ी हुई है, 10 मार्च का दिन बहुत पीछे नहीं छूटा। कौन ताकतवर है, जनता ने किसको ताकत दिया, जनादेश किसको मिला, मुद्दे कर रही है ये समाजवादी पार्टी को मत कीजिए। दूसरी बात, सदन जाने के लिए व्यक्ति अकेला या अपने पीए सहयोगी के साथ जाता है, भीड़ जुटाकर हंगामेबाजी नहीं करता। तीसरी तो ममता बनर्जी और कांग्रेस की तरह तानाशाही सरकार है जो लाठी और गोली चलवा दे, जो हमारे नेताओं का भी बंगाल में हाल हुआ। बंगाल में नवाज चलो यात्रा के ऊपर कैसी मार पिटाई हुई, हाईकोर्ट का संज्ञान किस प्रकार की भूमिका अपने अपने राज्यों में अपनाता है ये देश देख रहा है। तो आप निश्चित रहिए, लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है। आप हर दिन चैनल पर बैठते हैं और मीडिया को गाली देते हैं, उसी चैनल पर बैठकर आप मीडिया को लाइव में कहते हैं कि मीडिया को दबाया जा रहा है। आप जब चुनाव हार जाते हैं आप कहते हैं ईवीएम खराब है। आप जब मुद्दे की बात नहीं हो रही है तो मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज नहीं जा रही है तो मुझे बता दीजिए, आपकी बहस का विषय मीडिया है तो मुझे बता दीजिए, सुरेंद्र राजपूत की बेशर्मी है तो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि विषय क्या है। अगर मुझे सत्ता का अभिमान विषय है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको आवाज तो मुझे बता दीजिए। मैं रीमा जी से पूछ रहा हूँ, एक सेकंड जयराम जी और सुरेंद्र जी, जयराम जी और सुरेंद्र जी, जयराम जी 1 मिनट, जयराम जी 1 मिनट। एक तो आपका थोड़ा सा सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, तो वो आपकी आवाज इतनी एको हो रही है, वो समझ में नहीं आ रही। दूसरा सुरेंद्र जी, आपने अभी कुछ सवाल खड़े किए, आपकी आवाज बिल्कुल जा रही है, लेकिन नॉन स्टॉप एक दूसरे के अगर उसमें आप नहीं बोलेंगे, नहीं आपकी आवाज बिल्कुल जा रही है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, अगर ये गाली गलौज करेंगे तो बोला नहीं गाली गलौज कैसी बात कर रहे हैं आप सब इतने वरिष्ठ लोग हैं, कैसी शब्दावली का इस्तेमाल है, कौन गाली गलौज कर रहा है, कोई नहीं कर सकता है यहाँ पर। नहीं कोई किसी को कोई इस तरह की अभद्र भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कोई करेगा भी नहीं। एक एक करके हम बात करेंगे और मुद्दे पर ही रहेंगे। मैं विवेक जी को 1 मिनट डिबेट में लाऊंगी और उसके बाद सुरेंद्र जी, क्योंकि आप खुद लखनऊ में रहते हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी जो बात यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई, क्या ये परंपरा है कि जब
विधानसभा का सत्र चले तो इस तरह से हुजूम जो भीड़ का है वो लेकर के नेता जाते हैं और वहां पर जाकर के अपनी बात रखते हैं। ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन विवेक जी, क्या पूरी लड़ाई, पूरी दौड़ 2024 की है और इसीलिए सभी दलों में अब होड़ है कि कौन किससे आगे लगे, कौन किससे आगे निकले अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए? देखिए रीमा जी, मैं सबकी बात सुन रहा था, थोड़ा आवाज आ रही। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणे। आप देख रहे होंगे, आप विपक्ष की बात करें, एक दूसरा सबसे आगे दिखना चाहता है और इसी परंपरा में हम देख रहे हैं। देखिए आप देखिए पिछले 10 से 11 दिन से राहुल गांधी जो है दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। इससे क्लियर दिख रहा है कि देश जुड़ नहीं रहा है, उनकी पार्टी भी नहीं जुड़ रही है, लेकिन हाँ विपक्षी दलों में दरार सामने दिख रही है। और आप अभी अपने जो है बहस में देख रहे होंगे विपक्षी पार्टियां किस तरीके से एक है और उनको हम कैसे 2024 में उनकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हम बात करते हैं विपक्षी एकता होगी, विपक्षी एकता कैसे संभव है। पहली बात तो आपको देखना होगा कि सब कितने महत्वाकांक्षी लोग हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार है, यहाँ पे केजरीवाल है, यहाँ पे ममता बनर्जी है, यहाँ पे शरद पवार है। तो अगर आप देखिए हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और एक देश में इतने प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। तो विपक्षी एकता तो एक दिवा स्वप्न है जो मुझे संभव होते फिलहाल नहीं दिख रही है। अब 3 बात में आ रहा हूँ जो कि आई है। पहली बात तो जो बोला गया है कि राहुल गांधी की देखिए बिल्कुल स्पष्ट है और मैं तो जो है बड़ा सम्मान करता हूं जो हमारे कांग्रेस के जो मित्र बैठे हैं। और देखिए एक मैं उनको देखा मुस्कुरा रहे थे, आपने उनकी बात कही भी, तो मैं तो सोच रहा था कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, गम क्या है जो आप इस तरह छिपा रहे हो। मुझे लगता है आप कुछ छिपा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को आप चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं, आपको चमकाना चाहिए। लेकिन फिलहाल राजनीतिक परसेप्शन का खेल है और राहुल गांधी जी का ऐसा परसेप्शन बन गया है जो फिलहाल मिटते नहीं दिखता है मुझको। परसेप्शन को चेंज करना केवल 1 मिनट। अभी लगातार बात कही जा रही थी महंगाई के, बेरोजगारी के, तो कांग्रेस के मैं आपको आंकड़ा दूं, यूपीए 1 और यूपीए 2 में 10.3% इन्फ्लेशन रेट था। सबसे ज्यादा इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री 28% ऑफ इन्फ्लेशन वाज देयर इन द ईयर 1975 जब आपके कांग्रेस की सरकार थी। अरे नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता, आप मुझे ये बताइए नीतीश कुमार का जो अभी जंगल राज चल रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो वहां पे करप्शन के केसेस आ रहे हैं, जो वहां पे डकैती हो रही है, उसके में आप क्या करो? आप अपने सुशासन, अपने आप प्रदेश के बारे में बताइए। रही बात जो लास्ट में आपने पूछा रीमा जी, जो प्रदेश में समाजवादी पार्टी करे, रीमा जी देखिए मैं रीमा जी आपने एक मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश का, तो अखिलेश यादव के आपने देखा होगा क्या हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अखिलेश यादव के पार्टी के लोग उनसे नाराज है, वो बोलते हैं आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सब दिखाने की एक चाल है ताकि अपने आप को प्रमोट कर सके। रही बात चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है फखरुल जी, चलिए ठीक है जो है क्या बात करते हैं, ठीक है विवेक जी, फखरुल जी अपने परिवार को, फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। फखरुल जी देखिए मुझे नहीं मालूम कि विवेक जी किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इससे ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी वो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रोफेसर है राजनीतिक विज्ञान के। नहीं मैं भी प्रोफेसर को लेकर आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक सेकंड विवेक जी, 1 मिनट, हाँ प्रदर्शन करने जा रहे थे तो रीमा जी आप पूछिए। 1 मिनट विवेक जी 1 सेकंड शांत। नहीं विवेक जी नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, फखरुल जी को बोलने दीजिए। हाँ फखरुल जी मुझे 3 पॉइंट बताने पे आज मान लूंगा कौन से बात पे जा रहे थे। विवेक जी कहाँ पढ़ाते हैं ये एक अलग विषय होगा। मैं फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर हूँ, तो मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ना इनका इनका आपसे जो जवाब मांगा गया उसको विवेक जी प्लीज विवेक जी नॉन स्टॉप नहीं, एक एक करके बात करते हैं। मैं सबसे यही बात कह रही हूँ, आप भी प्लीज चुप रहिए। हाँ बताएं फखरुल जी। विवेक जी आपका पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, आपकी खोज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकती है। फखरुल जी उन्होंने एक आंकड़ा दिया, 1 सेकंड, उन्होंने एक आंकड़ा दिया। आंकड़े किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते, आंकड़े जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन में है, वो आंकड़े आप भी निकाल सकते हैं। अगर महंगाई या बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है। 2022 में भारत की बात नहीं हो रही है,
अश्लीलता की बात कर रहे थे, उससे कटाक्ष कर रहे थे। चलिए ठीक है, व्यक्तियों को ही अपराधी माना गया। इसका मतलब है कि बीजेपी। चलिए ठीक है, एक सवाल मैं सुरेंद्र जी जरा आपसे जानना चाहूंगी, आप भी क्योंकि लखनऊ में हैं, जिस बात को फखरुल जी ने कहा ये परंपरा आपकी तरफ से भी देखी गई थी क्या? इसी तरह विधानसभा के सत्र में पहले दिन सड़कों पर सीन दिखाई देते हैं? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है रीमा जी। पहली बात तो ये है कि कोई भी आदमी विधानसभा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो पैदल जाना चाहे, साइकिल से जाना चाहे, कार से जाना चाहे, उसकी किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं। सुरक्षा जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ जयराम जी आपके पास, एक मिनट रुकिए आ रही हूँ आपके पास जयराम जी प्लीज जयराम जी। अब आप लोगों ने आज, आप दोनों ने आज सोचा हुआ है कि एक दूसरे को बोलने नहीं देना है, क्या ऐसा कुछ है? आप लोगों ने नहीं, मैं तो जयराम जी ऐसा कुछ तय करके आए थे क्या आज? ये पूछना चाहता हूँ, भारत की जनता जानना चाहती है, बोलने का अधिकार नहीं है, ये लोग झूठ। बोलो जयराम जी, भारत जोड़ो। असल बात नींद नहीं आ रही भाजपा को, इसलिए दो प्रवक्ता रखे हैं, तीसरा कुछ एक और आधा साथ में। अभी विवेक जी बात कर रहे थे अगर राजनीतिक विश्लेषक, अरे भाई विवेक भाई 2500 रुपया मिलना है दूरदर्शन से, 5 नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, और ना ही 5000 रुपया नरेंद्र मोदी देने वाला है। कम से कम अगर राजनीतिक क्षेत्र के आप हो, सुरेंद्र जी निरपेक्ष हो, निरपेक्ष भाव से बात करें। किस तरह का कमेंट था सुरेंद्र जी? नहीं, ये कमेंट तो बिल्कुल ओरिजिनल है। क्या कमेंट था ये बताओ, इसका इस मुद्दे से क्या रिलेशन था? के रूप में जो विवेक जी पर आपने कटाक्ष किया, इसका क्या मतलब था? नहीं, मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब नहीं था इसका के रूप में जो आदमी राजनीतिक के रूप में आए तो खुले आ जाए ना, भारतीय जनता पार्टी का पैसा देना पड़ेगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता होकर के आ जाए तो निश्चित तौर पर आपका पैसा बचेगा प्रसार भारती को। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रसार भारती का पैसा बच जाए, तो प्रसार भारती का अगर पैसा बच जाए तो क्या दिक्कत है आपको? हमारा तो ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, चलिए ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ जरा रोकूंगी क्योंकि एक अहम तस्वीर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आ रही है, जहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, कितना पैसा मिलता है विवेक? हम सीधे जरा चल लेते हैं बीजेपी के मुख्यालय में, लेकिन विप्लव जी और सुरेंद्र जी एक मिनट के लिए जरा सबकी आवाज बंद कीजिए प्लीज, सबकी आवाज बंद कीजिए। और सुरेंद्र जी एक मिनट, जयराम जी इस बहस में एक सेकंड, इस बहस में सुरेंद्र जी ने कुछ बहुत गंभीर आरोप, लगता है मुझे जहां तक सुनाई दिया, क्योंकि वैसे तो मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे पाया, इतना ज्यादा शोर आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन सुरेंद्र जी ने कुछ प्रसार भारती, कुछ दूरदर्शन, कुछ 5000, कुछ 10,000 लेकर कुछ बात कही थी। क्या सुरेंद्र जी क्या आरोप लगा रहे हैं आप? चलिए मैं आपके पास लौट कर आती हूँ, लेकिन एक बार हम सीधे चल लेते हैं जरा बीजेपी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर की सीधी तस्वीर